आपको याद होगा, मैं पिछली बार आपको ये बता रहा था कि इंडक्शन मोटर के अंदर जितना भी बिहेवियर होता है वो सिंपल इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, इसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का बिहेवियर वो थोड़ा सा और देखिए कि वो क्या है। आपको यह याद होगा कि मैंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनाए थे, टॉर्क का फॉर्मूला अभी तक हमने डिराइव नहीं करा हुआ ना, खैर वो कर लेंगे, अब वो भी आज कर लेते हैं। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बनाए थे वो इस तरह के थे। देखो, ये टॉर्क है, दिस इज टी मैक्स, मैक्सिमम टॉर्क, और इसमें स्लिप है, स्लिप इस तरफ, स्लिप उल्टी तरफ बढ़ रही है, स्लिप इस तरफ बढ़ रही है, तो स्लिप यहां पर 1 है, यहां पर 0 है। जहां पर स्लिप की वैल्यू 0 है वहां पर एनआर की वैल्यू कितनी होगी? जहां पर स्लिप की वैल्यू 0 है वहां पर एनआर की वैल्यू, रोटर स्पीड कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एनएस के बराबर। सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही रोटर स्पीड हो सकती है, रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड एज यू विल सी दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ मोटरिंग मोड। 3 मोड होते हैं इंडक्शन मोटर के, ये डायग्राम पूरा नहीं है, इसके आगे भी है और इसके इधर भी है। स्लिप की वैल्यू 0 से कम, स्लिप की वैल्यू 1 से ज्यादा, ये पार्ट भी है जो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम खाली इसके रेंज का देख रहे हैं। इसमें एनआर की वैल्यू, जहां पर स्लिप की वैल्यू 0 है वहां एनआर की वैल्यू हो जाएगी एनएस, जहां स्लिप की वैल्यू 1 है वहां एनआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जहां स्लिप की वैल्यू 1 है वहां एनआर की वैल्यू 0, दैट्स करेक्ट। एंड दिस इज द पॉइंट विच इज नोन एज, कौन सी कंडीशन कहते हैं इसको? स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन वो वाली कंडीशन है जिसमें आपने सप्लाई दे दी है, इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे दी है, लेकिन अभी तक उसने मूव करना स्टार्ट नहीं करा है, उसने रोटर ने घूमना स्टार्ट नहीं करा है, बिल्कुल उस पॉइंट पर, दैट इज द स्टैंड स्टिल कंडीशन। अब देखिए क्या है, ये वो कंडीशन है जिसमें जो रोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है, एंड वी आर टॉकिंग फॉर द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग में और स्क्विरल केज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? कोई भी जना बता सकता है मेरे को? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में डिफरेंस क्या होता है? S equal to ns minus nr upon ns. Slip is dependent upon the rotor speed. It's not the other way around. ऐसा नहीं है कि रोटर स्पीड इज डिपेंडेंट अपॉन स्लिप। रोटर स्पीड की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो स्लिप की वैल्यू डिसाइड करेगी। तो रोटर स्पीड की वैल्यू अगर 0 हो गई तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और ये 0 है तो ns अपॉन ns की वैल्यू 1 उनके बराबर होगी। तो दिस इज द वैल्यू फॉर मैक्सिमम टॉर्क। और इस टाइम, जिस टाइम ये आपको कर्व आपको मिल रहा है टॉर्क और स्लिप का, इस टाइम जो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट है, रोटर का सर्किट वो क्या है? और इस टाइम मैंने ये चीज पूछी थी कि स्लिप रिंग और स्क्विरल केज के अंदर कोई डिफरेंस मेरे को बता सकता है? हाँ हाँ हाँ, वाइंडिंग हो रही होती है, दैट्स करेक्ट। इतना डिस्टेंस, ये बिल्कुल ठीक बात है कि स्क्विरल केज के अंदर कॉपर के बार्स होते हैं, एंड रिंग से शॉर्ट कर रखा होता है, और स्लिप रिंग के अंदर थ्रू आउट कॉपर वाइंडिंग कर रखी होती है। केज रोटर में आउटपुट के लिए स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स ट्रू, ये वाली बात भी सही है, उसमें स्लिप रिंग की जरूरत नहीं है। टॉर्क उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, ये वाली बात भी सही है। मेन चीज क्या है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। रोटर की जो रेजिस्टेंस है उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। स्क्विरल केज के अंदर ये वाला काम पॉसिबल नहीं है, जबकि स्लिप रिंग रोटर के अंदर आप रोटर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल टू वेरी द रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मिनिमम पॉसिबल जो रेजिस्टेंस उसके अंदर है वो क्या है? जब आपने बिल्कुल भी एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं लगाई हुई है, तब खाली रोटर के अंदर जो वाइंडिंग हो रही है, रोटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग हो रही है, एंड दैट वाइंडिंग इज लाइक दिस। ये रोटर की 3 फेज वाइंडिंग ये रही, आपने इसके अंदर कोई भी एडिशनल वाइंडिंग नहीं लगाई हुई है,
तो मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस ये है। अब इसके बाद अगर आप रोटर के अंदर रेजिस्टेंस और लगाते हैं, स्लिप रिंग पर जो आपको कनेक्शन मिल रहे थे उन तीनों स्लिप रिंग से कनेक्शन ले करके अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ा ही सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? आप रेजिस्टेंस को बढ़ा ही सकते हैं, उसकी रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ज्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस तब है जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 कर रखी है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब क्या कनेक्शन इस तरह का है, शॉर्ट सर्किट। तीनों पॉइंट जो है आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0। नहीं तो अब क्या है, आप इसके अंदर जो स्लिप रिंग लगा रखे हैं, स्लिप रिंग से लेकर के आपने एडिशनल रेजिस्टेंस लगानी शुरू कर दी। इसमें आपने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे क्या होगा, वो वाली चीज इस पे देखिए। जब आपने ये तीनों पॉइंट शॉर्ट कर रखे थे, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो थी दैट वाज इक्वल टू 0, ठीक, उस टाइम मान लीजिए इसकी रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू वाज से R1। उसके बाद आपने थोड़ी सी रेजिस्टेंस इसमें इन तीनों थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस डाल दी, देन यू गेट R2 वेयर R2 इज मोर देन R1। फिर आपने क्या काम करा कि इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी सी और बढ़ा दी, देन यू गेट द वैल्यू फॉर R3 व्हिच इज अगेन मोर देन R2, सिमिलरली R4 व्हिच इज मोर देन R3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप उसकी रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इसके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर फर्क क्या पड़ेगा, वो चीज देखो। ये वो वाला कर्व है जिसमें R1 लगी हुई है। R1 क्या है, रोटर रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। रोटर की जो रेजिस्टेंस है, वेल R2 उसे R2 कहना चाहिए, क्योंकि R1 क्या है, R1 की जो स्टेटर रेजिस्टेंस होती है। सो लेट अस से दिस इज R2, दिस इज R3, R4, R5, ये कर देते हैं। R1 इज स्टेटर रेजिस्टेंस, R1 is stator resistance, R2 is rotor resistance, R3, R4, R5 this is additional resistances added to rotor, ठीक है। So R3 is equal to R2 plus some value, R4 is R2 plus R3 plus some value, R5 is R2 plus R3 plus R4 plus again some value, ऐसे, ठीक है। तो जब आपने R3 रेजिस्टेंस कर दी, यानी कि R2 से ज्यादा रेजिस्टेंस आपने कर दी, तब उसकी वजह से कर्व कैसा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। R4 कर दिया, R4 की वजह से कर्व हो जाएगा ऐसा। R5 कर दिया, करते करते मतलब R2, R3, R4, R5, R6, R7 बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कर्व आपको मिलेगा ऐसा। अब इन सारे डिफरेंट कर्व्स की वैल्यू का पर्पस क्या है, वो चीज देखो। R2 से R3 में जब गए हैं तो ये चीज ध्यान दीजिए, R2 के केस में ये क्या है, कौन सी टॉर्क, वो हाँ स्टार्टिंग टॉर्क, वो वाली टॉर्क जिस टाइम रोटर स्पीड की वैल्यू 0 है। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है कि जिस टाइम आपकी मान लीजिए बाइक है, बाइक जिस टाइम आपने किक मार के स्टार्ट कर दी, उसके बाद में आपने फर्स्ट गियर डाला है, जैसे जैसे क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलरेटर देंगे वैसे वैसे उसको एक स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगी। वो स्टार्टिंग टॉर्क उसको स्टार्ट कर देगी, उसको बढ़ाएगी आगे, मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाएगी। तो वो स्टार्टिंग टॉर्क कितनी है, एज यू कैन सी दिस स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी लो, बहुत कम होती है। ये चीज स्क्विरल केज के अंदर भी होती है, स्लिप रिंग के अंदर भी होती है। और क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, स्टार्टिंग टॉर्क इज टू लेस, बहुत कम होती है। तो स्क्विरल केज रोटर के अंदर आप रोटर रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, तो इसलिए उसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क फिक्स रहेगी। दिस कर्व इज कांस्टेंट, ये R2 वाला जो कर्व है वो फिक्स रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, स्क्विरल केज के अंदर कांस्टेंट है, स्लिप रिंग के अंदर आप इसको वेरी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपने रेजिस्टेंस बढ़ाई वैसे वैसे आप देखिए स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई। दिस वाज TST स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू अब इसमें बढ़ गई। और इसके अलावा एक और चीज देखिए कि मैक्सिमम टॉर्क जो है, यहां से लेकर के यहां तक का मैक्सिमम टॉर्क है, उसकी वैल्यू अभी भी उतनी रही है। मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क जितना भी हो सकता था वो, मान लीजिए आपने रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 रखी थी, कोई एडिशनल रेजिस्टेंस उसके अंदर नहीं लगाई थी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइम सब लोग ध्यान से ये वाली चीज सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूरी स्लिप रिंग की जो वर्किंग है वही पूरी समझने की चीज है, ये दिस इज द मेन पॉइंट।
जब आपने इसके अंदर एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं लगाई हुई थी उस टाइम रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी थी, जो भी R2 की वैल्यू थी, जो भी थी, और उस टाइम आपको जो मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क T मैक्स, वो आपको मान लीजिए मिल रहा था, मान लीजिए NS की वैल्यू अगर 1500 है, 1500, तो लेट अस से कि दिस वाज अवेलेबल एट 1350 आरपीएम या मे बी इवन लेस से 1300 आरपीएम। 1300 आरपीएम पर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था। जब आपने रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी है, R2 की जगह R3 कर दिया, उस टाइम क्या हो रहा है? उस टाइम उतनी टॉर्क आपको मिल रही है, टॉर्क की वैल्यू उतनी की उतनी है। द ओनली प्रॉब्लम इज, द ओनली डिफरेंस इज कि इट इज अवेलेबल एट से 1000 आरपीएम। तो रोटर रेजिस्टेंस का दो फंक्शन है, मतलब दो रिजल्ट्स हैं। रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से दो चीजें होती हैं। रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से पहली चीज क्या होती है? स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरी चीज, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू उतनी ही रहती है लेकिन कम स्पीड पर अचीव हो जाती है। मैक्सिमम टॉर्क जो था, जैसे पहले मोटरसाइकिल आती थी राजदूत, सुना किसी ने उसका नाम? राजदूत। उसमें 3 गियर होते थे, केवल 3 गियर, और उसकी सबसे बड़ी जो उसका एडवांटेज था वो ये था कि बहुत लो स्पीड पर वो बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर टॉर्क बहुत ज्यादा थी। इट हैड अ लॉट ऑफ टॉर्क, इट डिडंट हैव अ लॉट ऑफ स्पीड, स्पीड नहीं थी उसके अंदर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक गाड़ी है जो इस टाइम बाहर खड़ी हुई है, देखिए आप लोगों ने, हाँ, उसमें बेसिकली क्या चीज है, उसमें और बची हुई कारों में डिफरेंस क्या है? इसको आप सेकंड गियर पे, क्या थर्ड गियर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, फोर्थ गियर पे भी मैंने स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। तो रफली ये समझ लीजिए कि दूसरी नॉर्मल जो कार्स होती हैं उसके अंदर तो फर्स्ट गियर में आपको जितनी टॉर्क मिलती है उतनी टॉर्क इसके थर्ड गियर में मिलती है, सेकंड गियर में मान लीजिए सेकंड गियर में मिलती है। उसमें उसका फर्स्ट, इसका सेकंड दोनों बराबर है। अब उसके फर्स्ट के आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उधर बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें ये जो सेकंड इसका मैच कर रहा है, फर्स्ट गियर इसके पहले आया, उसके बाद 4 व्हील लगाने के बाद में उसमें जब लो टॉर्क कर देते हैं तो इवन यू आर गेटिंग इवन, मतलब लो स्पीड कर देते हैं तो ये गेटिंग इवन हायर टॉर्क, तो वो और इस तरफ और बढ़ गया है, यू आर गेटिंग मोर टॉर्क। मोर टॉर्क की वजह से क्या है, ये कभी कभार ये वाली चीज होती है, चांदमारी के टीले वगैरह पे कभी काम होता है, या सिकंदरपुर में वगैरह काम होता है, तो कभी कभार कारें वहां फंस जाती हैं तो ये खींचने काम में आ जाती है। दिस बिहेव्स लाइक अ ट्रैक्टर। अगर आपने इसकी हाई टॉर्क कर दिया, हाई टॉर्क वाला अगर लीवर लगा दिया और फर्स्ट गियर डाल दिया, 4 व्हील लगा दिया वगैरह वगैरह, तो बेसिकली क्या है, इसकी टॉर्क बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इट कैन पुल अ लॉट ऑफ वेट। तो ये लो स्पीड पर बहुत ज्यादा टॉर्क लेके चल सकती है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये नॉर्मल कार्स के अंदर ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, दे कैन नॉट पुल दैट मच अमाउंट ऑफ लोड। तो वो टॉर्क की चीज यहां पर है। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होने से बेसिकली क्या है, आप ज्यादा लोड पर मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी स्टार्टिंग टॉर्क आपको ज्यादा मिलेगी उतने ज्यादा लोड पर ज्यादा लोड डालेंगे और उस पर स्टार्ट हो जाएगी, ये वाला उसके अंदर फायदा हो जाता है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज देखिए कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू उतनी है जितनी यहां थी, उतनी की उतनी रही। द ओनली डिफरेंस इज कि वो 1300 के बजाय 1000 आरपीएम पे हो रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने R3 की बजाय अगर R4 कर दी तो वही जो मैक्सिमम टॉर्क है उतनी ही आपको मिल रही है। वो अब इस टाइम आपको अवेलेबल है से 700 आरपीएम पे, कम हो गई। तो करते करते रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आएगी कि उतनी मैक्सिमम टॉर्क आपको कितनी स्पीड पर अवेलेबल हो जाएगी, 0 स्पीड पर, 0 आरपीएम पर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रही होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी है व्हेन स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क। ठीक, ये वो वाली कंडीशन है। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लेट अस से Rx, ये Rx जो है ये वो वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू है जिस पॉइंट पर TST स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू Tmax। इसकी कंडीशन है। जब अभी रोटर रेजिस्टेंस, जब टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करेंगे देन विल फाइंड आउट कि इसकी कंडीशन क्या है। एज यू कैन सी ये कंडीशन तब आती है व्हेन S इक्वल टू R2/X2। ये नॉर्मल कंडीशन होती है फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। और मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कंडीशन क्या होती है कि R2/X2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब R2 इज इक्वल टू X2। रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस जहां बराबर हो जाएंगी वहां पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम टॉर्क के बराबर मिल जाएगी। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते इतनी कर दीजिए कि X2 के बराबर हो जाए।
जब ये R2 की वैल्यू X2 के बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट पर आप जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल लोड उस पर डाल करके तब उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑब्टेनिंग यू हैव ऑब्टेन्ड द स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क, ये मिल जाता है। हाँ, दैट्स करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात। ये एक स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन करा है। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज जस्ट लाइक अ मोटर जिसके अंदर गियर्स लगे हुए हैं, और इफ दिस वाज द फर्स्ट गियर देन दिस इज द सेकंड गियर, ये थर्ड गियर है, फोर्थ गियर है। तो फोर्थ गियर वो वाली कंडीशन है जहां पर आप मिनिमम टॉर्क मिल रही है और जो मैक्सिमम टॉर्क है आपको मैक्सिमम स्पीड मिल रही है। दैट्स ट्रू, ये वाली बात सही है। एक तरह से आप ये वाली चीज देख सकते हैं। इस पार्ट का अगर आप ना देखें तो खाली इस पार्ट का अगर आप देख रहे हैं तो आपको जैसे जैसे आप रोटर रेजिस्टेंस कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कम मिलती जा रही है। इन अ वे दिस इज ट्रू, इन अ वे, एक तरह के तरीके से ये वाला ऑब्जर्वेशन ठीक। तो ये स्लिप रिंग रोटर का स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व कर जाती है। ये इस पॉइंट पर बताना यूं जरूरी है कि इसी के बेस पर आप आगे डेरिवेशन करने वाले हैं। ऑल्दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस पार्ट इज इन योर सेकंड यूनिट के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम जिस टाइम कंसीडर करेंगे तब ये वाली चीज आएगी, बट दिस इज इनफ फॉर। तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगी वहां पर रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू x2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एज वी कैन सी शॉर्टली। अब देख लेते हैं। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi I2 cos phi 2। बाय द वे दिस इज कैपिटल फाई, ये इस तरह का फाई है, कैपिटल फाई है, और ये स्मॉल फाई है, छोटा वाला फाई है। कैपिटल फाई जो इस तरह का होता है और छोटा फाई जो इस तरह का होता है। कैपिटल जैसे P और P, ये दोनों में डिफरेंस है। दिस इज द फ्लक्स फाई एंड दिस द पावर फैक्टर एंगल फाई, ये दोनों में डिफरेंस। ठीक, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो अभी ड्राइव कर देते हैं। यूल सी, प्रॉब्लम ये थी कि टॉर्क किस चीज की प्रोपोर्शनल है, ये प्रॉब्लम थी, तो विल सी दैट। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi 2 I2 cos phi 2। ठीक, phi 2 एज वी नो इज प्रोपोर्शनल टू पहले I2 की वैल्यू निकालो। देखो I2 क्या है, I2 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर का, देखो ट्रांसफॉर्मर में 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, देखो इसका बिहेवियर जो है इंडक्शन मोटर का बिहेवियर दैट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की तरह से। तो ट्रांसफॉर्मर का अगर आप बिहेवियर देखते हैं तो कैसा था, ये मान लीजिए यहां पर आपको मिल रहा था E1, मैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का सिंगल फेज इक्विवेलेंट बना रहा हूं, और इस साइड में आपको मिल रहा है E2, यहां पे लगी हुई है R2 और यहां लगा हुआ है X2। द ओनली डिफरेंस इज कि ट्रांसफॉर्मर के केस में अगर ये E1 था तो दिस वाज द वैल्यू फॉर E2। इंडक्शन मोटर के केस में अगर ये E1 है तो दिस इज इक्वल टू S इंटू E2। इंडक्शन मोटर के लिए S इंटू E2 होता है। तो I2 विल बी इक्वल टू S इंटू E2 अपॉन Z2, जो भी रोटर इंपीडेंस है, ठीक है, विच इज इक्वल टू S इंटू E2 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। सॉरी, ये बताना भूल गया, यहां पर स्लिप की वैल्यू रोटर रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो रोटर रिएक्टेंस इटसेल्फ इज डिपेंडेंट अपॉन द स्लिप। रोटर का साइड का ईएमएफ और रोटर के साइड के रिएक्टेंस, ये दोनों को दोनों स्लिप पर डिपेंडेंट होती हैं। तभी रोटर साइड में जो आपको ईएमएफ मिलता है दैट इज S इंटू E2, और रोटर साइड में जो रिएक्टेंस मिलती है दैट इज S इंटू X2। वी विल सी दिस इन डिटेल व्हेन वी आर सॉल्विंग द इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली कल वाले टर्न पे इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, तब वो ये चीज देख लीजिएगा। फिलहाल आप खाली इतना समझ के रखिए कि रोटर ईएमएफ की वैल्यू दैट इज S इंटू E2 और रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू S इंटू E2, S इंटू X2 ये है। सो I2 की वैल्यू हो गई S इंटू E2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, यानी कि S स्क्वायर X2 स्क्वायर, ये वाली चीज होगी। और phi 2 is directly proportional to E2। जो फ्लक्स निकल के आ रहा है phi 2 that itself is proportional to E2। ठीक, और
cos phi 2, cos phi की वैल्यू क्या होती है? r by z, ठीक है। तो cos phi 2 इक्वल टू r2 by z2, so this is equal to r2 upon r2 स्क्वायर प्लस sx2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, कोई बहुत अलग से फॉर्मूले नहीं है, वही वाले फॉर्मूले जो आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या किसी को ये वाली प्रॉब्लम लग रही है कि z2 की वैल्यू r2 स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर कैसे होती है? किसी कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो आई कैन सॉल्व इट। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है कि इसकी वैल्यू z2 की वैल्यू r2 और x2 स्क्वायर के हाँ, ये वाली चीजें इक्विवेलेंट सर्किट जिस टाइम हम सॉल्व करेंगे तब मैं ये वाली चीज बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग पेशेंस रखिए। बस ये मान लीजिए कि x2 की वैल्यू यहाँ पर जो रोटर रिएक्टेंस की जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू s into x2। कहां से होता है ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है? नहीं तो वैसे क्या है, z2 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू r2 और यहां पर r2 और sx2 इसके बराबर होती है, वेयर दिस इज phi 2। इसलिए cos phi 2 विल बी इक्वल टू r2 by z2, r2 by z2, ठीक है। तो उससे आपको ये मिल गया r2 अपॉन दिस एंड z2 इज ऑब्वियसली इक्वल टू अंडर रूट r2 स्क्वायर प्लस sx2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। सो सिमिलरली यू गेट r2 की वैल्यू यहां पर, z2 की वैल्यू आपने रख दी और cos phi 2 की वैल्यू ये हो गई। और phi 2 इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू E2, जितना रोटर ईएमएफ उसके बराबर ही फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड में ये ध्यान दीजिए, जितनी आपने फील्ड दे रखी है, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी है, वो जितनी भी रोटर के अंदर घुस रही है उसी के प्रोपोर्शनल उसमें रोटर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। सो इट्स लाइक दिस। तो दिस प्रोपोर्शनल टू E2, ये हो गया। इस तरह से जो टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क T is equal to K into phi 2 I2 cos phi 2, which is equal to K into E2. Phi 2 is proportional to E2. So E2, I2 is proportional to S E2 upon under root R2 square plus SX2 whole square multiplied by cos phi 2, that is proportional to R2 upon R2 square plus SX2 whole square under root, which gives you the value for K into S into E2 square R2 upon R2 square plus S square X2 square. This is the formula for torque. ये टॉर्क का फॉर्मूला है, right? This is the formula for basically running torque, TR. Running is a generalized thing. Starting is a special case of running. Starting is a special case of running. कैसे? स्टार्टिंग के केस में S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी? 1, that's correct. Starting is a special case of running where अगर आपको इसमें T स्टार्टिंग टॉर्क अगर निकालनी है then TST के लिए पुट S is equal to 1. नहीं, सॉरी मैंने गलत तरीके से लिख दिया है। TST is equal to TR at S equal to 1. TR रनिंग टॉर्क का जो भी फॉर्मूला है उसमें S की वैल्यू 1 के बराबर रख दीजिए, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्टार्टिंग टॉर्क। तो इससे सब लोग स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सब लोग निकाल सकते हैं इस चीज का फॉर्मूला, ठीक। मेरा सजेशन ये है कि ऑल्दो दिस इज ओनली 2 और 3 स्टेप्स, फिर भी ये वाली चीज एक बार दिमाग में जरूर बैठा लीजिए करने का। किताबों के अंदर ये जो डेरिवेशन है ये अलग अलग तरीके से दे रखा है। पहले स्टार्टिंग टॉर्क निकाली गई है, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए फॉर्मूला निकाला गया है, फिर रनिंग टॉर्क के लिए फॉर्मूला निकाला गया है, फिर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निकाला गया है, फिर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क के लिए निकाला गया है। मेरा सजेशन क्या है, यू रिमेंबर ओनली दिस वन पर्टिकुलर डेरिवेशन, दैट्स ऑल। 4 की जरूरत ही नहीं है, खाली एक याद रखो। अगर ये वाला निकल के आ गया, ये आपने ड्राइव कर दिया, उसके बाद इसमें खाली एस की वैल्यू पुटअप कर दी है 1 के बराबर, और इससे आपको स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। और जो भी मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की और मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की जो कंडीशन मैंने लिखी थी, एस बराबर x2, r2 इज इक्वल टू sx2, s इज इक्वल टू r2 by x2 और 1 इज इक्वल टू r2 by x2, ये दोनों कंडीशन आप पुटअप कर देंगे तो उससे आपको मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।